लेकिन मैं इस गैप को गैप की तरह नहीं देखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये 5 साल जो मेरे गैप थे, ये मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने लाइफ से सीखा। और ये चीज़ मुझे शायद अगर मैं इंडस्ट्री में शुरुआत में आ जाता तो मेरे को शायद इसके 10 साल लग जाते यही एक्सपीरियंस लेने में। बहुत रेयर होता है कि कोई एक ही बार में क्रैक कर ले। मेरे को तो 8 अटेम्प्ट लगे थे, ये मेरी 9वां अटेम्प्ट था जिसमें मैं क्लियर कर पाया हूँ सारे राउंड। देखिए, इस फील्ड में सबसे कमाल की बात ये है कि आपकी ग्रोथ बहुत तेज होती है बाकी फील्ड्स की कंपैरेटिवली। मैंने स्किल्स में सबसे पहला जो वर्ड मैंने यूज़ किया, पावर बीआई। जो भी रेज्यूमे में है आप वही चीज़ आपको बतानी है। तो ओवर कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर कभी मत आने दीजिए, क्योंकि आप याद रखिए जिस दिन ज़िंदगी आपको नीचे गिराएगी आप ऐसे गिरेंगे कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आप चाहे ज़िंदगी में जो भी चीज़ चुने अपने लिए। तो कंसिस्टेंसी के साथ आप मेहनत कीजिए, क्योंकि जो समय होता है वो हर किसी की परीक्षा लेता है। आप भले ही कितने भी बड़े 30 मार खान हो, ज़िंदगी में एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी, और आप जब उस परीक्षा में सफल होंगे तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। डेटा साइंस करके आजकल काफ़ी एक अच्छी फील्ड है और इसमें ग्रोथ काफ़ी हो रही है। इंडिया में पिकअप इंडस्ट्री है और ये अगले कम से कम 20-25 साल तक बहुत ग्रो करने ही वाली है। मैं मतलब हमेशा डरता था इसीलिए कंप्यूटर से, तो इसी के लिए मैंने क्या किया कि कंप्यूटर ली ही नहीं, बायोलॉजी ले ली। प्रेशर था निशांत भाई, बहुत सारा था। तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अपने अंदर से डर हटाइए। आप भी इस समाज का हिस्सा है और आपको भी नौकरी मिलेगी, बस भरोसा रखिए कि आप जब शुरुआत में ये सारी स्किल सीख लेंगे तो आपको खुद एक अंदाजा हो जाएगा कि आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स कौन सी है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए तो आपको नौकरी में आसानी होगी। मैंने की, हमारे मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है इंडिया में, कि आप थोड़ा दिन एक दिन भी एक्स्ट्रा घर पे बैठ गए तो लोगों को यही लगने लगता है निठल्ला है। कि हम जो लड़के होते हैं ना, हम पे और ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं जिंदगी में, तो और हमको कोई समझता नहीं है। लोगों को यही लगता है यार ये तो लड़का है, आवारा ही है, इसीलिए तो कुछ कर नहीं रहा अभी। लेकिन हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। जो भी हमें देख रहे हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप सब अपने पे भरोसा रखिए और वो कीजिए जो आपका दिल कहता है, और आप जरूर सफल हो। हेलो, मैं हूं निशांत और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमन के साथ। अमन उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। इन्होंने 2015 में अपनी इंजीनियरिंग नॉन आईटी बैकग्राउंड से की। उसके साथ ही साथ वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेयर करते रहे और यहाँ पर 5 साल का ईयर गैप होने के बावजूद वो यहाँ पर टीचिंग किए। टीचिंग करने के बाद उन्होंने यहाँ पे अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म किया डेटा एनालिस्ट के लिए, और आज एक बहुत ही अच्छी कंपनी में डेटा एनालिस्ट के जॉब में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं एक अच्छे पैकेज के साथ। तो अमन की एक इंस्पायरिंग स्टोरी, जिसमें अमन ने कैसे एक रिज्यूम बिल्डिंग किया, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या उनके इंटरव्यू के रिजेक्शंस रहे। उन्होंने 8 इंटरव्यू में यहाँ पर रिजेक्शन देखा, उसके बाद 9 नंबर के इंटरव्यू को उन्होंने यहाँ पे क्रैक किया। ये सारी चीजें हम लोग आज अमन के से देखेंगे, अमन के साथ डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर डेटा एनालिस्ट के लिए फ्री वर्कशॉप भी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फ्री कंटेंट देखने के लिए हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए आज हम लोग अमन की एक इंस्पायरिंग सॉलिड स्टोरी को देखते हैं और मिलते हैं अमन के साथ। वेलकम टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स अमन। थैंक यू निशांत, थैंक यू सो मच। अमन, हम लोग आज का जो इंटरव्यू है, हम लोग आज अमन से सारी की सारी चीजें पूछेंगे कि अमन की जो हमारी जर्नी रही वो कैसी रही, अमन का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो कैसा रहा, अमन ने जो हमारे जो इंटरव्यू में जो रिज्यूम बिल्डिंग कैसे की, इंटरव्यू के लिए सर्च कैसे किया, अमन ने अपने जो कैरियर है उसको स्विच कैसे किया, अमन ने ग्रेजुएशन कैसे की। बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस है आज अमन के साथ। लेकिन जरूरी है कि हम लोग स्टार्ट करें अमन के साथ कि अमन रहने वाले कहाँ के हैं। एंड अमन, मैं आपसे यही सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि आप रहने वाले कहाँ से हैं, आपने अपनी स्कूलिंग हिंदी मीडियम में की या इंग्लिश मीडियम में की? हेलो निशांत, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आपने मौका दिया कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं, और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हेलो, मैं अमन वर्मा, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा डिफेंस बैकग्राउंड रहा है। तो मैं बॉर्न तो यूपी में रहा हूँ, लेकिन मेरा ब्रॉटअप एंड एवरीथिंग साउथ इंडिया में ही रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं एक प्रॉपर हिंदुस्तानी हूँ, कि हर जगह का फ्लेवर है मुझ में। और मैं आज एक डेटा एनालिस्ट हूँ, हैदराबाद की एक कंपनी है क्लाउड फोर्स ही, उसमें। थैंक यू वेरी मच अमन, इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और जो भी हमारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है जो इस पॉडकास्ट को देख रही है वो लास्ट तक देखें, क्योंकि हम लोग अमन से सारे की सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है पूछेंगे। तो मैं यहाँ पे अमन आपसे सबसे पहले ये जो एक नॉर्मल सा इंटरव्यू जो होता है, सबसे पहले ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं।
तो आपने अपनी जो स्कूलिंग की है वो इंग्लिश मीडियम में की है या फिर हिंदी मीडियम में की है? जी निशांत, मैं साउथ इंडिया में पढ़ा हूँ और मेरी पूरी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आपकी स्कूलिंग किसी भी लैंग्वेज में हो, अगर आप कम्युनिकेट करना जानते हैं, अपनी आइडियाज़ को सामने वाले के सामने अच्छे से रख सकते हैं, तो आप ज़िंदगी में कहीं भी सफल हो जाएंगे। यस। और अमन, हमारी जो ग्रेजुएशन जर्नी रही है उसमें आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया है? निशांत, मैंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी अपनी, और उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया फाइनेंस स्ट्रीम से, और उसके बाद फिर मैं यहाँ डेटा एनालिस्ट की फील्ड में आया हूँ। तो तो आप कह सकते हैं कि मेरे को हर चीज़ का लाइक थोड़ा थोड़ा नॉलेज है हर फील्ड तो में। अमन एक कॉम्बो की तरह है कि पहले उन्होंने एक मैकेनिकल से जाकर जो है एक इंजीनियरिंग की और उसके बाद अमन ने यहाँ पर फाइनेंस से एमबीए किया। तो आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं कि अमन की जो जर्नी रही है वहां पे एक मैकेनिकल ब्रांच से निकलकर डेटा एनालिस्ट की वो जर्नी पे आए हैं। तो अमन, आपने फिर मैकेनिकल किया, फिर एमबीए किया, उसके बाद आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको डेटा एनालिस्ट की जर्नी की तरफ आपको स्विच करना है? निशांत, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। स्कूलिंग बैकग्राउंड से अगर देखें तो मैं बायोलॉजी मैंने ली थी 10th के बाद, और मेरा सपना था कि मैं फौज में जाके डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पिताजी भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं। और तो वही जैसे हर फौजी के बच्चों का रहता है कि ठीक है पिताजी हैं तो हम भी जाएंगे, तो वही मेरे साथ भी था। तो लेकिन मेरा ऐसा था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। जनरली लोग एनडीए और इस सब के थ्रू फौजी बन के जाना चाहते हैं, मैं एएफएमसी के थ्रू जाना चाहता था, तो ये मेरा वो था एस्पिरेशन। बट जब मैंने एग्जाम दिया तो मैं लाइक सम 5 या 5.5 मार्क्स से कुछ रह गया, मुझे याद नहीं है। और उसके बाद तो पिताजी ने सीधा बोल दिया था कि देख बेटा, हम सरकारी अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं, एक छोटी बहन है, तो उसकी पढ़ाई का भी हमें देखना है। तो वो सोच के फिर मैंने एक अटेम्प्ट और दिया, बट उसमें हुआ नहीं, तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे ये गाइड किया कि 12th से पहले लाइक बहुत कम चांस रहेंगे, कंप्लीट कर लो आप अपनी इंजीनियरिंग, उसके बाद आपके पास और ज़्यादा चांस आएंगे फौज में जाने के। तो उस माइंडसेट से मैं गया, और वो एक मोटिवेशन फैक्टर था मेरा कि चलो ठीक है, बहुत सारे चांस आएंगे, तो मेरे को अपने आप को तैयार रखना है कि जब मौका आए तो मैं उसको ग्रैब कर सकूं। तो पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की, और 90 प्लस परसेंटेज सीजीपीए के साथ मैंने कंप्लीट करके, और फिर फौज में मैंने काफ़ी ट्राई किए, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। कहते हैं ना, जब कुछ चीज़ें लिखी ही नहीं होती आपकी किस्मत में तो नहीं होती है, आप कितना भी हाथ पाँव मार लो, बट कोशिश करते रहने चाहिए, तो वही मैंने की। और उसके साथ साथ फिर क्या होता है, हमारे भारतीय समाज में ऐसा है कि आपकी कॉलेज लाइफ जैसे ही कंप्लीट होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है आपसे कि अब इसका जॉब लग जाना चाहिए था, क्यों नहीं लग रहा है, कुछ दिक्कत है क्या। आपके मुंह पे नहीं बोला जाता है, बट आपके माँ बाप को ये बातें कहीं ना कहीं से सुननी पड़ती हैं, और वो फिर आके आपको सुनाते हैं। तो वही एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह मुझे भी ये चीजें सुननी पड़ती थी। अब मैं क्या बोलता उस समय, मैं क्या करूंगा लाइफ में, ना मेरे पास कुछ कहने के लिए था ना कुछ था, तो वही हल्के फुल्के जो तीखी विखी नोक झोंक हो जाती है घरों में, वो चलता था मेरे यहाँ भी। बट मुझे पता था कि चलो मैं कुछ अच्छा कर ही लूंगा, इतना भरोसा था मुझ में। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि दिक्कत आ कहाँ रही है, दिक्कत तो यही है ना कि आपको पैसे की जरूरत है, लाइक पैसे कमा के देना है बाकी बच्चों की तरह। तो मैंने कहा जब पैसे ही कमाने हैं तो उसके लिए मैं कोई बहुत बड़ी चीज क्यों करूं, मैं अपना ट्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने साथ में ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी सर। ये कब की बात है अमन? ये मैं 2015 में मैंने अपनी राइट। कंप्लीट कर ली थी इंजीनियरिंग, और ये ओके। 2015 के स्टार्टिंग में ही आप मान लीजिए, मैं अपने आखिरी सेमेस्टर में था, ओके। और उसी समय मैंने ये शुरुआत की थी। एक्चुअली इसके पीछे भी एक कहानी है, लिंक्ड कहानी है, कि हमारे स्कूल में टीचर्स थोड़े साउथ इंडियन थे, तो लाइक उनकी तमिल में आप क्या ही समझोगे अपना 11th 12th, तो उसमें आपको खुद की लैंग्वेज में अगर कोई समझा दे तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो वो दिक्कत मेरे साथ आ गई थी कि हम लोग ठहरे नॉर्थ इंडियंस, हमें उतनी आती नहीं थी, तो कैसे भी रट रटा के हमने कंप्लीट कर दिया 11th 12th। बट उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। तो जब मैं कॉलेज पहुंचा, वहाँ मैंने अपने सारे डाउट्स क्लियर हुए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जो 11th 12th में हो जाने चाहिए थे बच्चों के, बट नहीं हुए। तो वहां जाके जब मेरे हुए कॉलेज में, तो मैंने एक डिसाइड किया कि चलो अब मुझे लाइफ ने जो चीज दी है मैं उसको बांटूंगा लोगों को, उन बच्चों के साथ बांटूंगा जो अभी भी स्कूल में हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में आगे। तो ये भी एक मोटिवेशन था कि चलो ट्यूशन में इस मोटिवेशन के साथ भी पढ़ा सकता हूँ, ताकि मेरे को ये आगे तक लेके जाएगा। तो वही फिर मैंने लोगों को पढ़ाया, और काफी हेल्पफुल हुआ लोगों के लिए। स्टूडेंट्स काफी आगे तक गए, बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज फौज में अफसर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो अच्छी अच्छी जगहों पे हैं।
तो ये एक मेरा मोटिवेशन था, और इसके साथ-साथ पैसा भी घर पे आ रहा था, तो चीज़ें भी थोड़ी शांत हो गई थी कि चलो ठीक है, लड़का कमा तो रहा ही है, कुछ कर ही लेगा आगे। जी हाँ। बट हमारे साथ दिक्कत ये आती है ना कि हम जब कमाने लग जाते हैं, हाथ में पैसा आ जाता है ना, तो हम थोड़े-से सैचुरेट हो जाते हैं। हम आगे के बारे में सही सोचते बात। नहीं, हम बस ये सोचते हैं चलो पैसा आ रहा है तो ठीक है। हम्म। तो ऐसी दिक्कत हो गई थी मेरे साथ। तो फिर मैंने कहा यार, ट्यूशन हर हर टाइम तो आपका साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि इंडिया में ट्यूशन एक सैचुरेशन लेवल माना जाता है कि उससे ऊपर आप कुछ कर ही नहीं सकते, बढ़ सही ही नहीं बात। सकते। तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर मैंने एमबीए कर लिया फाइनेंस में, क्योंकि वो भी मेरे दोस्तों ने बताया। हम्म। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि लाइक लाइफ में सामने वाले ने जो-जो बोला है, मैंने वो सारी चीज़ें कर ली, खुद से कुछ सोचा नहीं। बट जब खुद से सोचा, तो वो डिसीजन था मेरा डेटा एनालिस्ट का। और मैं आज कहना चाहता हूँ लोगों को कि जो चीज़ मैंने खुद से सोच के, खुद के सपनों पे जब काम किया और आगे बढ़ा, तो वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। तो इसीलिए मैं जो भी हमें देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपने पे भरोसा रखिए और वो कीजिए जो आपका दिल कहता है, और आप ज़रूर सफल होंगे। एक तो मैं अपने सारे व्यूवर्स को ये बता दूं कि आज का इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले अमन ने ये मेरे से कहा जो मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी कि निशांत भैया, यदि एक स्टूडेंट भी यदि आज हमारा इंटरव्यू देख के या हमारा पॉडकास्ट देख के यदि वो अपने लाइफ में छोटे मोटे भी इम्पैक्ट करता है, तो हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के लिए। तो आप एक देख सकते हैं कि यदि आप स्टार्टिंग से ही डिफेंस में जाने के लिए प्लान आउट करते हैं, या अमन की आप जर्नी देख सकते हैं कि आप स्टार्टिंग से बायो की फील्ड में जाना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, उसके बाद वो टीचिंग की फील्ड में आए, फिर उसके बाद वो एमबीए की फील्ड में आए, उसके बाद भी जाके वो डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जो है वो अपने कैरियर को स्टार्ट करने के बारे में यहाँ पर डिसीजन ले सके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग अमन यही चीज डिस्कस करेंगे अब कि जो हमारे डेटा एनालिस्ट की जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स आए, कि आप कैसे एक सिलेबस बनाएं, क्या रोड मैप बनाएं, ये हमारे व्यूवर्स को आप पहले बताएं। हाँ जी निशांत। तो हुआ ये था कि मैं मतलब हमेशा डरता था इसीलिए कंप्यूटर से, तो इसी के लिए मैंने क्या किया कि कंप्यूटर ली ही नहीं, बायोलॉजी ले ली। और मेरा इंटरेस्ट भी था जैसे कि मैंने कहा। लेकिन जब डेटा एनालिस्ट के बारे में मैंने पहली बार सुना, तो मेरे दिमाग में लाइक जैसे ही मैंने ये वर्ड डेटा सुना, मुझे लगा नहीं यार, कंप्यूटर से रिलेटेड है, मेरा कुछ नहीं हो सकता इसमें, तो मैंने ये आइडिया गिव अप कर दिया। बट कहते हैं ना, जब कुछ चीज आपके लिए बनी होती है तो वो बार बार घूम फिर के आपकी तरफ आ ही जाती है। तो फिर 2019 की बात है, तब कोरोना आ गया था, सब चीजें रुक सी गई थी। तो वही मैं और मेरे दोस्त ऊपर छत पे बैठे हुए थे और ऐसी बातें कर रहे थे कि यार लाइफ में आगे क्या किया जाए। तो वो था कंप्यूटर साइंस से और मैं था मैकेनिकल से। तो उसने मेरे को ये चीजें फिर से एक बार कही कि अमन, डेटा साइंस करके आजकल काफी एक अच्छी फील्ड है, और इसमें ग्रोथ काफी हो रही है, इंडिया में पिकअप इंडस्ट्री है, और ये अगले कम से कम 20-25 साल तक बहुत ग्रो करने ही वाली है। बस थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी ऐड ऑन हो सकती है, माइनस हो सकती है, बट ये फील्ड रहेगी। तो ये एक भरोसा उसकी बातों से मुझे लगा कि यार जब ये बोल रहा है, और है तो हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो जब सही वो बात। क्या कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो और ये फिर मैंने बात थोड़ा है रिसर्च करना शुरू 2020 की, राइट? हाँ, मतलब ये बात आपने फिर आपने 2019 एंड पे आ गई थी। 2015 से लेके 2020 तक, कह लें सरल शब्दों में, तो घाट घाट का पानी पिया है। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, आप आपने कह यहाँ पे सकते हैं कि सोसाइटी का रिजेक्शन भी देखा, आपने यहाँ पे अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म करते हुए भी देखा, और एक अच्छी जो हैप्पीनेस जो है, एक टीचिंग का जो हैप्पीनेस है जो आज आप भी कर रहे हैं, जो आज की डेट में हम लोग जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, ये चीज आप करते हुए भी आप वहां पे एक डिसीजन ले पाए, मतलब इन 5 साल के बीच में। हालांकि हम लग सकता है हमको कि ये स्मॉल सी लोकल सी जर्नी रही होगी, लेकिन मैं रियलाइज कर सकता हूँ या हमारे व्यूवर्स रियलाइज कर सकते हैं कि 2015 के बाद 2020 में ये डिसीजन आप जब आप ले रहे थे, तब आपकी क्या यहाँ पे साइकोलॉजी होगी। प्रेशर था निशांत भाई, बहुत सारा था। क्योंकि अ, हमारे मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है इंडिया में कि आप थोड़ा दिन, एक दिन भी एक्स्ट्रा घर पे बैठ गए तो लोगों को यही लगने लगता है निठल्ला है। सही बात और है। ऊपर से मैं ये भी एक एक्स्ट्रा चीज कहना चाहूंगा, जो भी हमें देख रहे वो मतलब रिलेट कर पाएंगे, कि हम जो लड़के होते हैं ना, हम पे और ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं जिंदगी में। हमको परिवार चलाना होता है, माँ बाप की सेवा करनी होती है, और पूरा समाज एक तरह से आप कहिए तो टिका होता है हम पे। तो और हमको कोई समझता नहीं है, लोगों को यही लगता है यार ये तो लड़का है, आवारा ही है, इसीलिए तो कुछ कर नहीं रहा अभी। लेकिन हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? तो मैं व्यूअर्स को यही कहूंगा कि आपको किसी का मुंह बंद करने की जरूरत नहीं है, एक भरोसा रखिए, अपने माँ बाप को भरोसे में लीजिए, बस उतना आपके लिए बहुत है जर्नी स्टार्ट करने के लिए। और आपका जो दिल कर रहा है, आप पूरे शिद्दत से प्लान बनाइए, एक रोड मैप बनाइए और आगे बढ़िए। तो यही मैंने किया। जब मेरे को लगा कि हाँ, डेटा साइंस की तरफ जाना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब में ढूंढना शुरू किया कि ये होता क्या है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए मेरे को।
तो बहुत सारी रिसोर्सेस मिली बट स्कैटर्ड थी। तो ये मेरे लिए एक दिक्कत का सबक था कि यार कम टाइम में मेरे को क्योंकि करना है, क्योंकि जॉब तो आपको चाहिए। अब आप खुद से पढ़ के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी के लिए जब मैंने ढूंढना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें देखी, ब्लॉग्स पढ़े ऐसे ऐसे, तो मेरे को एक ओडेन स्कूल करके एक इंस्टीट्यूशन थे हैदराबाद में, उनके बारे में पता चला। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि सर मेरे को ऐसे ऐसे आपके यहाँ बूट कैंप करना है। तो फिर फाइनली मेरा बात वहाँ बन गया और फिर वहाँ मैंने शुरू किया। तो उन्हीं के रोड मैप मैंने फॉलो किए, जो कि मैं आज अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ जो अपने आप से खुद से तैयारी करना चाहते हैं। कि देखिए, दो तरह के रोड मैप होते हैं। या तो आप आईटी बैकग्राउंड के हैं या तो आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अपने अंदर से डर हटाइए। आप भी इस समाज का ही हिस्सा है और आपको भी नौकरी मिलेगी, बस भरोसा रखिए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप शुरुआत कीजिए एसक्यूएल से, क्योंकि ये एक बेसिक डेटाबेस की लैंग्वेज होती है और बहुत सिंपल होती है। आपने नॉर्मल इंग्लिश जैसे लिखी होगी, बस इसमें वैसे ही लिखनी होती है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और एक बार आप जब इस स्किल्स पे थोड़ी महारत हासिल कर लेंगे, उसके बाद आप थोड़ी पाइथन की तरफ आगे बढ़िए। पाइथन को आप बेसिक लेवल तक कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको मीडियम लेवल तक लेके जा सकते हैं। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए ये दो स्किल जो है, ये आपका बेस का काम करेंगी, ये आपकी फाउंडेशन है जो आपको पढ़ना है और रोज के रोज प्रैक्टिस करना है। आप रोज के 1 घंटा 2 घंटा देंगे तो आप बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट बनेंगे। इसके ऊपर आजकल विजुअलाइजेशन टूल्स आ गए हैं। जैसे कि अगर किसी को कोडिंग करना पसंद नहीं है, पाइथन पसंद नहीं है, ठीक है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज है, आपको कोडिंग नहीं आती, आपको डर भी है, सीखने के बाद भी डर रहा, तो आप पावर बीआई या टैबलू में से कोई एक चीज सीख सकते हैं। ये वही काम करते हैं जो पाइथन आपके लिए करता है, बट यहाँ पे आप क्लिक से काम चला सकते हैं, आपको कुछ लिखने की, कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कोई भी अच्छा सा पाइथन का, पावर बीआई का कोर्स या टैबलू का कोर्स आप कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे चीजें अवेलेबल हैं आपके स्टार्टिंग के लिए। और ये जब आपकी चीजें हो जाए, इसके साथ साथ आप डेटा साइंस की स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हैं। उस पे भी बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, आप देखिए समझिए, बहुत सिंपल लेवल की स्टैटिस्टिक्स आती है। मैं जानता हूँ जो हमें सुन रहे होंगे वो स्टैटिस्टिक्स वर्ड देख के घबरा जाएंगे, जो मैथ्स को पसंद नहीं करते हैं। बट रुकिए रुकिए, भरोसा कीजिए, ये स्टैटिस्टिक्स उस लेवल की स्टैटिस्टिक्स नहीं है जो 11th 12th में आपका दिमाग खा जाती थी। ये बहुत सिंपल लेवल की स्टैटिस्टिक्स है, बस आपको समझना है कि कहाँ पे यूज होती है, बाकी का काम कंप्यूटर आपके लिए कर देगा। इतनी देखिए, चीज अगर आपकी अच्छी है, आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, भरोसा रखिए, इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अब आते हैं टेक साइड में, कि अगर कोई आईटी बैकग्राउंड से ही है तो उसको क्या करना चाहिए। तो मेरी पर्सनल सलाह यही होगी कि आप पाइथन से ही शुरुआत कीजिए, एसक्यूएल को साथ में रहने दीजिए, और आप भी ऊपर से पावर बीआई या टैबलू में से कोई एक चीज कर लीजिए। ये तीन चीजें स्टार्टिंग के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। और आईटी और नॉन आईटी दोनों को मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप साथ में एक्सेल भी सीख लेंगे तो आपके लिए और अच्छा है। एक्सेल में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोग हमें सुन रहे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि एक्सेल तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। मैं आपको बता दूं कि आपको जो एक्सेल आता है ना, वो बहुत बेसिक लेवल का आता है। एडवांस एक्सेल करके एक चीज होती है। तो कुछ कंपनियां हैं जिन जो अफोर्ड नहीं कर सकती हाई एंड सॉफ्टवेयर, तो वो आज भी एडवांस एक्सेल पे अपना काम चलाती हैं। तो आपको अगर वहां इंटरव्यू देना, वहां जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको एडवांस एक्सेल आनी चाहिए। तो आप एडवांस एक्सेल सीख के फिर पावर बीआई सीखिए, वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये उसी के ऊपर बिल्ड है। तो इतनी चीजें अगर आपने कर ली तो आप गुड टू गो हैं। आप बस मेहनत कीजिए और प्रिपेयर करके आगे बढ़िए, हो जाएगा आपका। सो हम लोग यहाँ पे जो अमन ने अभी हमें एक रोड मैप बताया है, उससे हम लोग कंक्लूड करते हैं। देखिए, अमन ने बताया कि आपको एडवांस एक्सेल सीखना है। सेकंड, आपको यहाँ पर पाइथन सीखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एसक्यूएल सीखना है। उसके बाद आप पावर बीआई या फिर टैबलू कोई एक विजुअलाइजेशन टूल यहाँ पे सीख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अमन, लाइब्रेरीज भी हमें पढ़नी होती है पाइथन के रिगार्डिंग डेटा एनालिस्ट के लिए। हाँ जी निशांत, होता क्या है कि पाइथन में इनबिल्ड लाइब्रेरीज आती है, नम्पी और पांडास। तो ये दो लाइब्रेरीज अगर आपने ढंग से कर ली हैं, और उसमें विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी अलग से आती है, सीबॉर्न या मैटप्लॉटलिब हम कहते हैं उन्हें। तो अगर ये तीन लाइब्रेरीज पे आपकी कमांड है तो आपका काम चल जाएगा। तो आप यहाँ ऐसा है। पर देख सकते हैं कि जैसे कि अमन ने बताया कि उन्होंने एसक्यूएल पढ़ा, पाइथन की 3 लाइब्रेरीज पढ़ी और पाइथन के जो जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स है वो उन्होंने यहाँ पे जो है पढ़ा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पावर बीआई और टैबलू की स्किल सीखी और उसके साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर एडवांस एक्सेल की स्किल सीखी। राइट अमन? सो जी निशांत, बिल्कुल सो सही। आप भी इसी तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक कैरियर का रोड मैप बनाएं। एंड अमन, मैं आपसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा इसी से रिलेटेड, कि बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के ये आते हैं मेरे पास कि डेटा एनालिस्ट के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, डेटा साइंटिस्ट के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, या फिर मैं बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहता हूँ तो मुझे कितना पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पाइथन तो तीनों चीजों के लिए है।
तो इसके लिए भी आपने कैसे थिंक कर सकते हैं या फिर कैसे आप एक अपना इनपुट दे सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, वो भी आप स्टूडेंट्स को काइंडली बताएं। हाँ, बिल्कुल निशांत। देखिए ये तीनों चीज़ें, जैसा कि निशांत भाई ने बताया, ये तीनों चीज़ें अलग-अलग होती हैं। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और बिज़नेस एनालिस्ट। बिज़नेस एनालिस्ट को मैं शुरुआत करता हूँ। बिज़नेस एनालिस्ट का जो काम होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये बिज़नेस के इनसाइट्स की एनालिसिस करता है। तो आपको डेटा मिल जाएगा, आप उसको साफ करेंगे और उसको आप किसी भी एक विजुअलाइजेशन टूल में डाल देंगे, जैसे कि मैंने बताया पावर बीआई या टैबलू। तो अगर आपका काम प्योरली पावर बीआई और टैबलू पे है, तो आप एक बिजनेस एनालिस्ट हैं। अगर इसके अलावा आपका दूसरा काम है, आप पाइथन पे भी काम कर रहे हैं, आप एसक्यूएल डेटाबेस पे भी अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप एक डेटा एनालिस्ट कहलाएंगे। डेटा साइंटिस्ट जो होता है, वो टॉप टू एंड मशीन लर्निंग भी उसमें इंटीग्रेट करता है, क्योंकि देखिए डेटा साफ करके और बस उससे कुछ निकाल के दे देना ही काम नहीं होता है। आप कभी कभी कुछ कंपनियां आपने देखी होंगी, आप हम सब मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, हम सब गूगल में कुछ वॉइस में कुछ बोलते हैं और गूगल हमको दे देता है। तो ये चैटबॉट्स कुछ साल पहले नहीं थे। तो ये चीजें मशीन लर्निंग से पॉसिबल हुई हैं। तो मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट के अंडर में आता है, इसीलिए उसको साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो कोई नई चीज का आविष्कार करता है। तो वही आप डेटा के साथ कुछ नया आप बना दें, कोई नया मॉडल तैयार कर दें, उसको हम डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं। और डेटा साइंटिस्ट शुरुआत में आपको बनने के लिए बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। मैंने जो चीजें आपको कही उसके ऊपर बहुत सारी चीजें, आपको क्लाउड्स आनी चाहिए, आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, मशीन लर्निंग के सारे मॉडल आने चाहिए, कहाँ पे कौन सा मॉडल लगेगा वो आपको आना चाहिए। तो ये बहुत वास्ट चीज हो जाएगी। तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जिनको शुरुआत करनी है, वो अपने आप को या तो बिजनेस एनालिस्ट या तो डेटा एनालिस्ट तक सीमित रखें। और एक बार आप जब कंपनी में घुस जाएंगे, आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा उनको। पाइथन की रही बात, आप पाइथन इंटरमीडिएट लेवल तक सीखिए, ये दोनों पोजीशंस के लिए काफी होता है। तो यहाँ पे अमन का कहने का मतलब ये है, चाहे बिजनेस एनालिस्ट हो, प्रोडक्ट एनालिस्ट हो या रेवेन्यू एनालिस्ट हो, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हो, जो भी वर्ड के साथ यहाँ पर एनालिस्ट वर्ड जो लगा हुआ है, यहाँ पर आपको एक ये लेवल 1 है, आपको यदि डेटा साइंस की फील्ड में जाना है तो मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप पहले ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट एक ग्रेजुएशन की स्किल सेट है और पोस्ट ग्रेजुएशन स्किल सेट लेवल के जो है हमारे डेटा साइंस के स्किल सेट है। राइट अमन? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। तो यहाँ पर जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, उन्हें पहले यहाँ पर प्लान आउट कर लेना है कि यदि आपके बेसिक्स बिल्कुल भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो आप पहले प्लान आउट करें डेटा एनालिस्ट के रोड मैप के लिए, उसके बाद ही आप डेटा साइंस के लिए जाएं। ये मैं चीजें इसलिए ऐड ऑन कर रहा हूँ अमन यहाँ पर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर हायर पैकेज के मतलब कह ले लोभ में, ठीक है, हायर पैकेज के डिजायर में यहाँ पर डायरेक्ट डेटा साइंस के लिए पढ़ने के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद उनको जो है 1 महीने के बाद रियलाइज होता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। राइट? सो यहाँ पर आपको एक रोड मैप कैसा होना चाहिए, अमन ने कैसा रोड मैप बताया, यहाँ पर हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो अमन, मैं यहाँ पर एक और नया क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे कि हमने पढ़ाई तो कर ली, ठीक है, अब हमने प्रोजेक्ट्स कौन कौन से करने हैं एक डेटा एनालिस्ट के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट जब हम लोग ढूंढने के लिए जाते हैं तो वहां पे हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो डेटा साइंस के लिए होते हैं। एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए डेटा एनालिस्ट के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किए थे और आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है हमें करने चाहिए? अ, देखिए निशांत भाई, मैंने क्या किया था, मैंने शुरुआत में पाइथन वाले प्रोजेक्ट कर लिए थे। और मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं किया था। आप जो भी हमें देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप जब शुरुआत में ये सारी स्किल सीख लेंगे, तो आपको खुद एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स कौन-सी है। कुछ लोग हैं जो पाइथन पसंद नहीं करते थे, बट सीखने के बाद पसंद करने लग जाएँगे। कुछ लोग हैं जो पावर बीआई करेंगे, तो उनकी विजुअलाइज़ेशन स्किल्स अच्छी हैं। तो आप ऐसे डिसाइड कीजिए, अगर आपकी विजुअलाइज़ेशन स्किल अच्छी है, तो आप पावर बीआई का कोई प्रोजेक्ट बनाइए, उसको आप रिज़्यूम में लगाइए। और अगर आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी है, तो आप कोड करके वही काम जो पावर बीआई में है, वही चीज़ें आप कोड करके पाइथन में अच्छे से बनाइए और उसको डालिए। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए, तो आपको नौकरी में आसानी होगी। दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट आपको डालना कैसे है, मैं इसका कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। देखिए, रिज़्यूमे 1 पेज का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का, तो आप कोशिश कीजिए 1 पेज रखने की। वो एक स्टैंडर्ड माना जाता है इंडस्ट्री में। और प्रोजेक्ट के लिए बहुत छोटी-सी जगह ही बचती है, बहुत सारी चीज़ें जब आप डाल चुके होते हैं, तो प्रोजेक्ट को आप 5 पॉइंट्स पे रखिए, ठीक है? आपका सबसे पहला चीज़ जो होगा वो आपकी हेडिंग होगी, ठीक है? आपको बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प करके आपको अपनी हेडिंग लिखनी है। नंबर 2 पॉइंट आपका एम रहेगा कि आपके प्रोजेक्ट का एम क्या है, ठीक है? उसको भी आप शॉर्ट रखिए।
और तीसरे में आप लिखिए कि आपने डेटा के साथ किया क्या। एक लाइन में या 2 लाइन में आप लिख सकते हैं कि मैंने डेटा को इस तरह से साफ किया, ये सारी लाइब्रेरीज यूज की। अगर पावर बीआई आप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आप लिखिए कि डेटा को मैंने डाला पावर बीआई में और उसके साथ ये सारी चीजें मैंने उसको क्लीन किया। सिंपल आप ये लिख सकते हैं। चौथे पॉइंट पे आप उससे लिखिए कि आपने उसके अंदर से क्या क्या चीजें निकाली ढूंढकर, इनसाइट लिखिए आप। फाइनली आपका फाइनल पॉइंट जो होगा वो आपके एम के बराबर होगा। एम जो आपने लिखा है वो आप फाइनल पॉइंट में आप उसको थोड़ा न्यूमेरिकल वे में लिखिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने सेल्स पे किया था कि ब्यूटी प्रोडक्ट की सेल कितनी होती है यूरोप में। तो पहले पॉइंट पे तो मैंने लिख दिया जनरल इंग्लिश में कि ये मेरा एम है, लेकिन लास्ट पॉइंट पे मैंने उसको नंबर्स में दिखाया कि इतने मिलियन सेल्स हुई थी क्रिसमस के टाइम पे। तो ये थोड़ा ज्यादा बेहतर लगता है देखने में, क्योंकि आप उनको एक वेग आइडिया नहीं दे सकते कि मैंने ये देखा ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कितना ज्यादा बिक रहा है, वो उनको उससे मतलब होता है। तो आप ऐसे लिखिए। तो ये 5 पॉइंट में आप अपने प्रोजेक्ट को खत्म कीजिए। तो इससे आपका बहुत अच्छा सा रेज्यूमे बन जाएगा, और बाकी रेज्यूमे में क्या डालना है वो आपको पता चल ही जाएगा। गूगल आप देखेंगे, थोड़ा यूट्यूब करेंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस रहेगी जो भी व्यूवर्स हमें देख जी रहे हैं। हाँ। अमन का कहने का मतलब ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस पे हम लोग को ऑब्जेक्टिव जो है रखना चाहिए, उसके बाद हमें प्रोजेक्ट को यहाँ पे रिज्यूम पे मेंशन करना चाहिए।